हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पांडा। और ये जंगलों में रहने वाला पांडा नहीं है, ये है एक डाटा मैनिपुलेशन टूल जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एमएल के लिए। अगर आप मशीन लर्निंग सीख रहे हो तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पांडा के बारे में पता ना हो, ठीक है ना। तो पांडास जो है बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टूल है डाटा मैनिपुलेशन के लिए और डाटा एनालिसिस के लिए। तो देखो, जो पांडा है वो बेसिकली क्या है, एक पाइथन का लाइब्रेरी है, ठीक है ना। और इसको इसलिए बनाया गया था ताकि हम डाटा को मैनिपुलेट कर सके और आसानी से एनालाइज कर सके डाटा को, ठीक है ना। तो जो हमारा दो बेसिक चीज है जिसके लिए पांडा को बनाया गया था वो क्या है। सबसे पहला चीज है डाटा मैनिपुलेशन, ठीक है ना। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, डाटा एनालिसिस। तो आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो पांडास है उसको बनाया गया था डाटा मैनिपुलेशन और डाटा एनालिसिस के लिए। और पांडा आखिरी में है क्या। पांडा जो है वो एक पाइथन का लाइब्रेरी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो पांडा है वो क्या है, पाइथन का लाइब्रेरी है। तो जो पांडा है वो एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है, ठीक है ना। और जो ओपन सोर्स है इसका मतलब क्या है कि ओपन सोर्स में कोई भी आकर पांडा में कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है ना। उसका जो डॉक्स है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है या फिर उसमें कोई नया एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता है। यही है ओपन सोर्स। तो जो पांडा है वो एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है। और जो पांडास है वो हमें डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और उसका दो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो पांडा है वो हमें डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो है डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। डाटा स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि ये हमें एक स्ट्रक्चर देता है जहाँ पे हम डाटा को रखते हैं। सबसे पहले अगर डाटा स्ट्रक्चर की बात करूँ जो हमें पांडा प्रोवाइड करता है, और वो क्या है, सीरीज। और देखो, सीरीज कैसा डाटा स्ट्रक्चर है। अगर तुम्हें एरे के बारे में पता है तो सीरीज वैसे टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। या फिर तुम इसको बोल सकते हो कि ये 1D डाटा स्ट्रक्चर है। ये जो है वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं सीरीज टाइप डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, तो फिर देखो ये एग्जांपल है, जैसे 1 2 3 4। और ये क्या है, ये 1D डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये एग्जांपल है किसका, सीरीज डाटा स्ट्रक्चर का। और जो दूसरा टाइप का डाटा स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता है पांडा, वो कौन सा है, वो है डाटा फ्रेम। और जो डाटा फ्रेम है वो 2D डाटा स्ट्रक्चर है। अब 2D डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर तुमने मैट्रिक्स का नाम सुना है तो मैट्रिक्स जो है वो 2D डाटा स्ट्रक्चर है। उसमें देखो क्या होता है, जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है ना। इस प्रकार का दिखता है मैट्रिक्स। और जो डाटा फ्रेम है वो भी इसी प्रकार का दिखता है। और इसमें जो है रोस और कॉलम होते हैं। जो जो ये वाला लाइन है, ये पूरा लाइन है, ये क्या है, रो है। यहाँ पे मैं बोल दूं ये जो है वो रो है, ठीक है ना। और ये वाला जो लाइन है, जो वर्टिकल लाइन देख रहे हो, ये क्या है, ये है कॉलम। और जैसे मैंने अभी दिखाया था, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, रो है। इसमें जो है रो और कॉलम होता है 2D डाटा स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। और 2D डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है, जो डाटा फ्रेम है वो 2D डाटा स्ट्रक्चर है। अगर मैं तुम्हें इस 2D डाटा स्ट्रक्चर का एनाटॉमी दिखाऊं तो उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो देखो एनाटॉमी, तो देखो जो हमारा डाटा फ्रेम है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने बोला, ये जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है, रोस है। और जो ये वर्टिकल लाइंस है वो क्या है, कॉलम है। और जो कॉलम है उसको हम डिनोट करते हैं एक्सिस 1 से, जैसे कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो। जो कॉलम है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, एक्सिस 1 से। और यहाँ पर जैसे तुम देख पा रहे हो कि जो रोस है उसको हम एक्सेस करते हैं एक्सिस 0 से। तो जब भी तुम्हें रोज को एक्सेस करना होगा तो तुम्हें एक्सेस 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर तुम्हें कॉलम को एक्सेस करना है तो तुम्हें एक्सेस 1 लिखना पड़ेगा। और ये जो है प्रैक्टिकल यूज होता है, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो आई होप कि तुम्हें यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि सीरीज और डाटा फ्रेम क्या होता है। अब देखो, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आता है कि हम पांडा को इस्तेमाल क्यों करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई पांडास, मतलब हमें पांडा
की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम पांडा के बिना काम नहीं कर सकते। तो देखो, हम जो है सिंपल पाइथन से भी काम कर सकते हैं, पर पांडा जो है वो हमें एफिशिएंसी देता है। हमें जो है कम कोड के लाइंस में ज्यादा एफिशिएंसी मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए हम पांडा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि हम पांडा इस्तेमाल क्यों करते हैं, कि क्योंकि ये जो है इस्तेमाल करने में इजी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इजी टू यूज। और देखो दूसरा पॉइंट भी है इसका। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो है आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है बहुत सारे डाटा एनालिसिस और एमएल के टूल्स के साथ, ठीक है ना। इसीलिए हम पांडास को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेटेड विथ मैनी अदर डाटा साइंस एंड एमएल पाइथन टूल्स। और इसका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा कि ये जो पांडा है वो डाटा को रेडी कर देता है ताकि हम एमएल के प्रोसेस में उसे भेज सके। जो डाटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में आता है, और पांडा की मदद से हम उसको रेडी कर सकते हैं। और रेडी करने के बाद उस डाटा को एमएल के प्रोसेस से हम पास करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, डाटा को रेडी करना। और करने में कौन मदद करता है, पांडा मदद करता है। हेल्प्स यू गेट योर डाटा रेडी फॉर एमएल। जैसे मैंने भी समझाया था कि जो पांडा है वो डाटा को रेडी करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो आई होप कि तुम्हें थियरी वाला पार्ट तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो, जब तक पांडा को तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक तुम खुद से कोड नहीं करोगे, तब तक तुम्हें ये अच्छे से आने वाला है नहीं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं टेक्स्ट एडिटर में और शुरू करते हैं कोड लिखना। आई होप तुम्हें बेसिक चीज तो पता होगा कि जो हम पांडास के कोड लिखेंगे वो हम किस में लिखेंगे, जुपिटर नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है ना। और जुपिटर नोटबुक में इस तरह के सेल्स बने हुए होते हैं, और इन सेल्स में हमें कोड लिखना पड़ता है, ठीक है ना। जब हम इन सेल्स को रन करेंगे तो एक दूसरा सेल्स प्रोड्यूस होगा। तो फिर जो कोड है वो टुकड़ों में बटा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि मान लो इस सेल में मैंने कुछ कोड लिख दिया, ठीक है। और मैंने इस सेल में दूसरा कोई कोड लिखा, और इस सेल में मैंने कोई दूसरा कोड लिखा है, ठीक है ना। तो मान लो मुझे ये वाला सेल कोड का नहीं चलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये वाला चला दिया, और मेरा मर्जी है कि मैं इसको चलाऊं या ना चलाऊं, ठीक है। तो मेरा मर्जी है, मान लो मुझे नहीं चलाना है तो फिर मैंने नहीं चलाया इस वाले कोड को, और मैं सीधा यहाँ पे स्किप हो गया। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो फिर हमें जो जुपिटर नोटबुक है वो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम कोड को टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम जुपिटर नोटबुक क्यों इस्तेमाल करते हैं। और जो जुपिटर नोटबुक है वो हम आई पाई वाई एन बी के नाम से सेव करते हैं। एक एक्सटेंशन है जिसका मतलब ये है कि आई पाइथन नोटबुक। तो फिर इस एक्सटेंशन के नाम से हम जुपिटर नोटबुक्स को सेव करते हैं। तो यहाँ तक हमने जुपिटर नोटबुक की बातें कर ली। अब हम मुद्दे पे आते हैं, और हमारा मुद्दा क्या है कि हमें पांडा के लिए कोड लिखना है। तो देखो, हम पांडा के लिए कैसे कोड लिख सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है, अगर तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है और तुम्हें उसमें पांडा की नीड है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है कि तुम्हें पांडा को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप वन, पांडास। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें वो लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है वो क्या है, पांडा। तो फिर सबसे पहले हम पांडा को इंपोर्ट करा लेते हैं। तो इंपोर्ट कराने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। तो देखो, जो पांडा है वो बहुत ही बड़ा नाम है। तो पांडा को हम पीडी के नाम से बुला सकते हैं, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे घर का नाम होता होगा ना, जैसे अगर तुम्हारा नाम मान लो विराट है, ठीक है ना। तो तुम्हें घर में सब क्या बुलाते होंगे, गोलू बुलाते होंगे या फिर चिंटू बुलाते होंगे, ठीक है ना। इस तरह का तुम्हारे घर का नाम है। तो उसी तरह से हम पांडा का एक नाम रख रहे हैं कि जब भी हम पीढ़ी बुलाएंगे तो पीढ़ी क्या है, पांडा है, ठीक है ना। तो पांडा को हम पीढ़ी के नाम से बुला सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था कि जो पांडा है उसके दो टाइप के डाटा स्ट्रक्चर है। सबसे पहला सीरीज है और दूसरा क्या है, डाटा फ्रेम, ठीक है ना। तो देखो, अब हम डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं पांडा के। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा स्ट्रक्चर्स।
अब देखो इसको जो है मैं यहाँ पर मार्क डाउन कर सकता हूँ, ठीक है ना। मार्क डाउन करने के लिए मुझे क्या दबाना पड़ेगा, एस्केप, और साथ में एम दबाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने दबाया मार्क डाउन हो गया, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सुंदर लगे, इसीलिए मैंने मार्क डाउन कर दिया। अब देखो जो सबसे पहला टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था वो क्या था, सीरीज। और कमेंट तो तुम्हें पता होगा, जो कमेंटिंग है उसको हम हैश के जरिए करते हैं, ठीक है। तो जहां भी तुम्हें हैश दिख जाए उसका मतलब ये है कि वो कमेंट है। तो सबसे पहला टाइप डाटा स्ट्रक्चर का वो है सीरीज। अब देखो मुझे सबसे पहले सीरीज का टाइप डाटा स्ट्रक्चर बनाना है। तो वो कैसे बना सकता हूँ, मान लो मेरे पास कुछ डाटा है, ठीक है ना, सीरीज के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले मैं, मेरे पास जो डाटा है उसका नाम है कार, एक वेरिएबल है, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला था, पांडास को बुलाने के लिए मैं पीडी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैंने पीडी का इस्तेमाल किया। और मुझे अगर सीरीज टाइप का डाटा स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे सीरीज कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाटा डाल दिया। ये जो तीन एलिमेंट है इस सीरीज के अंदर आ गए, ठीक है। अब देखो, अब मैं अगर इसको कॉल करना चाहता हूँ तो कैसे कॉल कर सकता हूँ, मैं अगर यहाँ पे कार्स लिख दूँ तो फिर ये अपने आप कॉल हो जाएगा। अब अगर मुझे ये वाला सेल रन करना है वो कैसे कर सकता हूँ, मुझे शिफ्ट प्लस एंटर दबाना पड़ेगा। जैसे मैंने शिफ्ट और एंटर दबाया तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर तुम्हें कुछ डाटा नजर आ गया। और ये डाटा क्या कहना चाह रहा है कि देखो, जो जीरोथ इंडेक्स है उसमें क्या है, BMW है। और जो वंथ इंडेक्स है उसमें क्या है, टोयोटा है। और जो टू इंडेक्स है वो क्या है, होंडा है। तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि जो पाइथन में इंडेक्सिंग होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो फिर सेम टू सेम इस सीरीज में भी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है। तो फिर जो BMW है वो कौन से इंडेक्स पर है, जीरो इंडेक्स पर है। टोयोटा जो है वो वन इंडेक्स पर है। जो होंडा है वो सेकंड इंडेक्स पर है, ठीक है ना। और इसमें तुम डाटा टाइप देख पा रहे हो, डाटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है। मतलब ये जो एलिमेंट है वो कौन से टाइप के है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर इसमें कोई नंबर्स होते तो फिर वो कौन से टाइप के डाटा टाइप होते, तो उनका डाटा टाइप क्या होता, वो न्यूमेरिक डाटा टाइप होता, ठीक है ना। जैसे इंट होता या फिर फ्लोट होता। और इस केस में डाटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम सीरीज डाटा टाइप कैसे बना सकते हैं। अब हम चलते हैं डाटा फ्रेम की ओर। तो जो सेकंड टाइप है डाटा स्ट्रक्चर का वो क्या है, डाटा फ्रेम। और डाटा फ्रेम भी हम सेम टू सेम बना सकते हैं। कैसे, तो देखो, अगर मुझे सेम कार का डिटेल चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार डाटा इज इक्वल्स टू पीडी डॉट डाटा फ्रेम। अब देखो, जैसे मैंने सीरीज में स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया था, जो डाटा फ्रेम है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें जो है कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल होगा। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिख देता हूँ। और जो डाटा फ्रेम होता है उसमें हम डाटा जो है की फ्रेम के तौर पे देते हैं। तो देखो, जैसे अगर मैं अपना कार के डिटेल्स लिखूं, जैसे अगर मैं लिख दूं कलर, कलर क्या होगा, तो कलर मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो कलर होगा सबसे पहला होगा ऑरेंज, दूसरा होगा येलो, और जो तीसरा कलर होगा वो होगा रेड। ये तीन कलर हो गए, ठीक है ना। अब जो अपना कार होगा उसका डिटेल में लिख दूंगा, तो यहाँ पर कार का डिटेल लिख देता हूँ। तो कार, कार्स। और इसमें जो है मैंने पहले से सीरीज बना के रखा हुआ है, तो फिर वो सीरीज जो है मैं इसमें डाल दूंगा। वो कैसे कर सकता हूँ, तो देखो यहाँ कार्स नाम का जो मैंने वेरिएबल बना के रखा था जिसमें मैंने सीरीज बना के रखा था वो मैंने डाल दिया। तो अगर मैं अब इसको रन करूँ तो देखो क्या होता है, ये रन हो गया। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, अब मैं अगर इसको कॉल किया तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, डाटा फ्रेम बन गया। और ये जो डाटा फ्रेम होता है ये टू डायमेंशन का होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें रोस और कॉलम्स होते हैं। जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि ये जो है ये रोस है, दो रो। तो इसका मतलब यह है कि इसमें तीन रोस है, ठीक है ना। और साथ में इसमें जो है दो कॉलम है। कैसे दो कॉलम है, एक तो कलर वाला कॉलम है और दूसरा जो है कार वाला कॉलम है। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम जो है डाटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं पांडास में, ठीक है ना। और इसी तरह से तुम थोड़े प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए तुम कैसे बना सकते हो डाटा फ्रेम और सीरीज। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ये तो हो गया कि तुम कैसे डाटा स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है ना। पर
हम जो है पांडास में डाटा स्ट्रक्चर बनाते नहीं है, हम इंपोर्ट कराते हैं। इन जनरल अगर तुम प्रैक्टिकल की सिनेरियो में देखो तो फिर हम उसे इंपोर्ट करवाते हैं, या तो वो हमारे लोकल कंप्यूटर में होता है या फिर हम उसे कहीं से इंपोर्ट करवाते हैं। तो मैं तुम्हें दोनों मेथड्स दिखाऊंगा कि तुम डाटा स्ट्रक्चर को कैसे तुम बाहर से इंपोर्ट करा सकते हो, और अगर तुम्हारे कंप्यूटर में है तो वहां से कैसे इंपोर्ट करा सकते हो। तो उसके लिए एक मेथड होता है, ठीक है ना। और वो क्या होता है, तो देखो, अगर तुम्हें कोई भी डाटा को इंपोर्ट कराना है तो तुम्हें एक फंक्शन होता है, उसको कॉल करना पड़ेगा, और वो फंक्शन क्या है, रीड सीएसवी। एक फंक्शन होता है, इसको तुम्हें कॉल कराना पड़ेगा। और देखो, जो मैं तुम्हें सबसे पहला मेथड शो करने जा रहा हूँ वो क्या है, में डाटा है और वो सीएसवी फॉर्मेट में है। सीएसवी फॉर्मेट क्या होता है, सीएसवी फॉर्मेट जो है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और ये आखिर में होता क्या है, सीएसवी। तो देखो, जो डाटा है वो कॉमा से सेपरेट होता है। जैसे देखो, कोई डाटा है, मान लो 10, 20 और ये 30, देख रहे हो, ये सब जो है सेपरेटेड है किससे, कॉमा से। और अगर नीचे जो है सेकंड रो में डाटा क्या है, 40, और वो सेपरेटेड होता है किससे, कॉमा से। 50, 60, इस तरीके से डाटा जो है वो सेपरेट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीएसवी की फॉर्मेट बोलते हैं, सीएसवी फॉर्मेट, ठीक है। आई होप कि तुम्हें सीएसवी फॉर्मेट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही। तो जो सबसे पहले मेथड है वो मैं शो करने जा रहा हूँ कि जो डाटा है वो मेरे पीसी पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डाटा लोकली अवेलेबल। मैं तुम्हें शो भी करा देता हूँ कि जो डाटा है वो कहाँ पर है। तो देख रहे हो, ये जो डाटा है, यहाँ पर मेरे बहुत सारे डाटा है। तो मैं जो कार सेल्स वाला डाटा है इसको मैं इंपोर्ट करवाऊंगा। और वो इंपोर्ट कैसे करवा सकता हूँ, तो देखो, सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल लेना होगा ताकि उस वेरिएबल में डाटा स्टोर हो जाए। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार सेल्स, एक वेरिएबल हो गया। अब मुझे मुझे इस्तेमाल करना है पी डी डॉट रीड सी एस वी। देख रहे हो, यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है, रीड सी एस वी। तो इसका इस्तेमाल करना है मुझे सी एस वी को रीड करने के लिए। अब मुझे स्ट्रिंग के अंदर उसका लोकेशन देना पड़ेगा। और लोकेशन कैसे दे सकता हूँ, देखो, लोकेशन देने के लिए डॉट स्लैश, ये क्या है, रिलेटिव पाथ है। तो देख रहे हो, जैसे मैंने डॉट स्लैश डाला मेरे पास ऑप्शन आ गया कि ये वाला पाथ लोगे या फिर ये वाला पाथ लोगे, ठीक है ना। वीएस कोड का ही खासियत है कि वो ऑप्शन दे देता है तुम्हें। तो मैंने वजह से बोला कि जो डाटा है वो मेरे डाटा वाले फोल्डर पर है, तो फिर मैं इस फोल्डर पे जाना चाहूंगा। और देखो, यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिया जा रहा है, यही खासियत है वीएस कोड का। और जैसे कि मैंने बोला था, मैं कार सेल्स वाला डाटा इस्तेमाल करूंगा, तो मैं यहाँ पे कार सेल्स वाला डाटा जो है उसे सिलेक्ट कर लिया। बस यही एक लाइन है जिसकी वजह से डाटा जो है वो इंपोर्ट हो गया। अब अगर मुझे रीड करना है, वो तो तुम्हें पता चल गया होगा वो कैसे कर सकता हूँ। कार सेल्स लिख दिया। अब इसको रन कराने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर दबाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने दबाया तो तुम्हारे सामने डाटा हाजिर हो गया। तो देखो, जो कार सेल्स वाला डाटा है उसमें सेम टू सेम यही डाटा है, ठीक है ना। अगर मैं तुम्हें यहाँ इसको खोल के भी दिखाऊं तो देखो, सेम टू सेम डाटा है, बस कॉमा से सेपरेटेड है। और यहाँ पे जो तुम्हें, और यहाँ पर बल्कि ज्यादा अच्छे से तुम्हें डाटा शो हो रहा है। तो ये तो पहला स्टेप हो गया कि डाटा जो है वो लोकली अवेलेबल था। अब अगर मान लो जो डाटा है वो मेरे पास लोकली अवेलेबल नहीं है, मुझे कहीं और से लेना है, मान लो गिटहब पर डाटा है, वो वाला डाटा मुझे लेना है, वो कैसे ले सकता हूँ, तो देखो, मैं गूगल पर आ गया, ठीक है ना। गूगल पर एक बहुत ही ज्यादा भले भला इंसान है, लक्ष्मी मैरिट करके, उसने डाटा को, बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करके रखा हुआ है और उनको सीएसवी फाइल में कन्वर्ट कर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो मेरा जो काम है वो आसान हो गया। तो ये वाला डाटा जो है वो मुझे लेना है, वो मैं कैसे ले सकता हूँ, जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है कि ये वाला फाइल खोला, मैं रेस्टोरेंट और कस्टमर डॉट सीएसवी वाला डाटा सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, रॉ वाले बटन को क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसने रॉ फॉर्मेट में मुझे डाटा शो कर दिया। अब ये जो यूआरएल है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लूंगा और वापस मैं अपने वीएस कोड में चला जाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे ही आया, तो देखो, मैं अब डाटा को इंपोर्ट करवाऊंगा किससे, ऑनलाइन से, ठीक है ना। कैसे करवा सकता हूँ, सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेस्टोरेंट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पीडी डॉट रीड सीएसवी। अब वैसे ही मुझे स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग के अंदर मुझे वो यूआरएल पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने यूआरएल पेस्ट किया,
अब मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा, तो कॉल मैं इस तरह से कर सकता हूँ। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो जो डाटा है वो आ गया, तो देख सकते हो यहाँ पे मुझे पूरा डिटेल शो कर रहा है कि जो डाटा है उसमें 1000 रोज है और 6 कॉलम्स है, और ये जो रोज है वो सामने तुम्हारे आ गए हैं, ठीक है ना। और ये जो फाइल है वो ट्रंकेट हो गया ताकि ज्यादा स्पेस ना ले। तो ये तो तुमने देख लिया कि तुम डाटा को कैसे इंपोर्ट करवा सकते हो। अब देखो डाटा को कैसे एक्सपोर्ट कराना है ये भी तुम्हें जानना आना चाहिए। तो जो मैंने रेस्टोरेंट वाला डाटा इंपोर्ट कर किया है वो अब मैं एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ। तो देखो एक्सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोर्टिंग डाटा। अब मुझे एक्सपोर्ट कराना है, और एक्सपोर्ट कैसे करा सकता हूँ। तो देखो जो वेरिएबल का नाम है वो सबसे पहले लिखूंगा, फिर जैसे मैंने रीड सीएसवी किया था उस टाइम, अब मैं करूंगा टू सीएसवी। टू सीएसवी जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लोकेशन दे दूंगा जहाँ पे मुझे डाटा को सेव करना है, तो मैं डाटा वाले फोल्डर पर ही सेव करना पसंद करूंगा। अब मुझे फाइल का नाम देना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेस्टोरेंट कस्टमर, और मुझे साथ में एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा, और एक्सटेंशन क्या है, CSV है, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, तो देख रहे हो तो जो डाटा वाला फोल्डर है उसमें एक नया CSV फाइल बन गया, और ये जो डाटा है वो यहाँ पर आ चुका है। तो देख रहे हो कैसे मैंने डाटा को एक्सपोर्ट करा दिया। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से मैंने डाटा को एक्सपोर्ट करा दिया। अब मैं अगर इसको फिर से देखना चाहूँ, तो फिर देखो कैसे देख सकता हूँ। सेम वही मेथड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, ठीक है ना। अब मुझे अगर वो डाटा देखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, pd.read.csv। अब उसका लोकेशन देना पड़ेगा, लोकेशन क्या है, डाटा स्लैश रेस्टोरेंट कस्टमर। अब मुझे कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेस्टोरेंट सेव लिखना पड़ेगा, और ये मैंने कॉल कर लिया, ठीक है ना। पर यहाँ पर मेरे से गलती हो गया, और वो गलती क्या है कि यहाँ पे देख रहे हो कि दो दो इंडेक्स बन चुका है, एक तो ये वाला इंडेक्स है, एक तो ये वाला इंडेक्स है, और एक तो दूसरा ये वाला इंडेक्स है, ठीक है ना। तो फिर मेरे पास दो दो इंडेक्स बन चुका है, और मुझे दो दो इंडेक्स तो नहीं चाहिए। तो फिर और साथ में यहाँ पर और एक आईडी भी बन चुका है। तो देखो तीन तीन चीजें बन चुके हैं, तो फिर मुझे इतनी सारी चीजें तो चाहिए नहीं। और मुझे अगर ऐसा करना है कि इंडेक्स ना बने, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखो इसको हटाने का एक तरीका है, और अगर मुझे वो डुप्लीकेट इंडेक्स को हटाना था तो मुझे एक चीज लिखना था, और वो चीज क्या है कि यहाँ पर मुझे लिखना था इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। अगर मैं ये चीज लिख दूं तो देखो क्या होता है। तो देखा जो डुप्लीकेट इंडेक्सेस आ रहे थे वो हट गए, और सिर्फ यहाँ पर एक ही इंडेक्स आया है। जो डुप्लीकेट था उसको हटाने के लिए हमें क्या लिखना था, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स लिख देना था। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये तो आ रहा है आईडी, तो फिर ये क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ये जो है वो हमारा इंडेक्स है। ये क्या है, ये इंडेक्स है, ठीक है ना। और ये जो है वो क्या है, ये है आईडी। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए इसको मैं नहीं हटा, इसको अगर मुझे हटाना है तो फिर मुझे इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, और वो चीज मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं। पर अभी के लिए आई होप कि तुम समझ गए होंगे कि अगर डुप्लीकेट इंडेक्स बन रहा हो उसको हम कैसे हटा सकते हैं। और उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इंडेक्स है उसको फॉल्स कर देना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो इंडेक्स है उसको फॉल्स कर देना पड़ेगा, बस इतना सा काम कर दो, जो डुप्लीकेट इंडेक्स है वो हट जाएगा। अब हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं जिसके लिए हम पांडास का इस्तेमाल करते हैं। हमारा मेन जरूरत क्या है पांडास का, कि हम डाटा को स्टोर कर सके, हम डाटा को आसानी से इस्तेमाल कर सके, ठीक है ना। तो इसीलिए अब हम डाटा से डील करेंगे। तो देखो डाटा से डील करने के लिए सबसे पहले डाटा को पहचानने की आवश्यकता होती है। तो जो पांडा है उसमें बहुत सारे फंक्शन और एट्रीब्यूट्स है जिसके वजह से हम डाटा को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो अब जो हमारा गोल है वो क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। तो अब जो हमारा गोल है वो कुछ ए है, डिस्क्राइबिंग डाटा, ठीक है ना। अब हम डाटा को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं।
तो डाटा को जानने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा डाटा का इंट्रो देना चाहता हूँ। मैं ये आशा करता हूँ कि तुम्हें डाटा का बेसिक डेफिनेशन तो पता ही होगा कि डाटा होता क्या है, ठीक है ना। अगर तुम्हें बेसिक डेफिनेशन नहीं पता है तो फिर एक सिंपल सा गूगल सर्च कर लो, पता चल जाएगा। या फिर मैं ही बता देता हूँ कि जो डाटा है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ बिट्स है। तो जो बिट्स का कलेक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जो पांडास है उसमें बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं। अब कुछ कुछ डाटा टाइप मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे कि फ्लोट होता है, ठीक है ना। फ्लोट होता है, फ्लोट 64, या फिर इंट 64 हो सकता है, ठीक है ना। या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर डेट टाइम हो सकता है। तो यही चार बेसिक डाटा टाइप है जो मोस्टली हमें डील करना होता है। अब अगर मान लो मेरे पास एक सेट ऑफ डाटा है, ठीक है ना, मान लो मेरे पास बहुत सारे सेट ऑफ डाटा है। तो अब हम सीखेंगे कि हम इन सब डाटा से डील कैसे कर सकते हैं। तो चलो हम अपने कोड एडिटर में चलते हैं और देखते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक रेस्टोरेंट का डाटा सेट मैंने तुम्हें इंपोर्ट करवाया था, कि रेस्टोरेंट में कितने जो जो कस्टमर आते हैं उन सबका डाटा है उसमें। अब उसी डाटा को हम थोड़ा एनालाइज करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला हम देखेंगे कि उस रेस्टोरेंट डाटा सेट में कौन कौन से टाइप ऑफ डाटा है। तो वो अगर मुझे जानना है तो मैं कैसे जान सकता हूँ, वो मैं जान सकता हूँ। सबसे पहले मुझे अपना डाटा सेट का नाम लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ रेस्टोरेंट के नाम से सेव कर रखा है। अब मुझे लिखना है डी टाइप। जैसे ही मैं ये लिख दूंगा और शिफ्ट एंटर दबा दूंगा तो मेरे पास पूरा डिटेल आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे तुम देख पा रहे हो कि मेरे पास ये सारे कॉलम्स है, और ये जो है उनके डाटा टाइप्स है, ठीक है ना। तो जैसे मेरे पास आईडी है और उसका डाटा टाइप क्या है, इंट 64 है। और जैसे कि एक कॉलम है फर्स्ट नेम, तो फिर उसका डाटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही देख पा रहे हो, जो लास्ट नेम, जेंडर, कंपनी, ऑक्यूपेशन, ये सब जो है वो ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है। तो मोस्टली हम जो है फ्लोट, इंट और ऑब्जेक्ट से ही डील करते हैं। तो आई होप कि तुम्हें ये पता चल गया होगा कि हम डाटा कैसे देख सकते हैं, कि कौन से टाइप के डाटा हमारे डाटा सेट में अवेलेबल है। जैसे कि मैंने तुम्हें डाटा सेट के बारे में बताया, डाटा टाइप्स के बारे में बताया, तो फिर मान लो मुझे अगर जानना है कि मेरे डाटा सेट में कौन कौन से कॉलम्स है, वो मैं कैसे जान सकता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा जिसमें मैंने डाटा सेट को सेव कर रखा है। तो उस वो मैंने रेस्टोरेंट के नाम से सेव कर रखा है। अब मुझे लिखना पड़ेगा कॉलम्स। तो फिर जब मैं कॉलम्स एट्रीब्यूट लिख दूंगा और शिफ्ट एंटर दबा दूंगा तो फिर ये सारे जितने भी कॉलम्स है उस डाटा सेट में, वो सारे यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। जैसे कि तुम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे कि सारे कॉलम्स अपीयर हो गए। जैसे कि सबसे पहले है आईडी, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारे जो है वो कॉलम्स है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो देख लो सेम सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहला है आईडी, यहाँ पर भी आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कंपनी, ऑक्यूपेशन, सारे के सारे जितने भी कॉलम्स है वो सब आ चुके हैं, ठीक है ना। अब अगर तुम्हें जानना है कि जो मेरा डाटा सेट है वो उसका जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर खत्म होना है, उसके डिटेल के बारे में जानना है, इंडेक्सेस के बारे में जानना है, तो वो कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने भी दिखाया, सेम टू सेम लिखना है। सबसे पहले वेरिएबल का नाम जो कि है रेस्टोरेंट, और उसके बाद मुझे लिखना है इंडेक्स। इंडेक्स जो है वो एक एट्रीब्यूट है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो फिर देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेरा इंडेक्स का रेंज आ चुका है, स्टार्ट हुआ है 0 से और स्टॉप हुआ है 100 पे, ठीक है ना। और स्टेप साइज जितने स्टेप से बढ़ रहा है, और कितने स्टेप से बढ़ रहा है, 1 के स्टेप से बढ़ रहा है, ठीक है ना। मतलब 0 1 2 3 इस प्रकार से जो इंडेक्स है वो बढ़ रहा है। आई होप कि तुम्हें इंडेक्स कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में जानते हैं। और वो फंक्शन क्या है, सबसे पहले मैं तुम्हें रन करा के दिखा देता हूँ वो फंक्शन है क्या। वो फंक्शन है डिस्क्राइब। अगर तुमने इसका नाम पहले सुना हुआ है तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम्हें थोड़ा बहुत पांडास के बारे में पता तो होगा ही। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब लिखा, वैसे ही एक सिर्फ एक कॉलम अपीयर हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज है, और साथ में यहाँ पे कुछ दे रखा है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि मैंने जैसे ही डिस्क्राइब फंक्शन को कॉल किया, वैसे सिर्फ एक ही कॉलम आया है।
इसके पीछे का जो रीजन है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। मैंने तुम्हें दिखाया था कि जो आईडी है वो इंट टाइप का है, ठीक है ना। वो कौन से टाइप का था? इंट 64 टाइप का था। और बाकी जितने भी कॉलम थे वो कौन से टाइप के थे? ऑब्जेक्ट टाइप के थे, ठीक है ना। अब ये जो डिस्क्राइब फंक्शन है, इसको जैसे ही मैंने कॉल किया, इसने देखा कि इंट टाइप का कॉलम कौन सा है, उसको इसने चूज किया, ठीक है ना। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आईडी है वो इंट टाइप का है, इसको कॉल किया। अब इस पे ये सारे पैरामीटर्स लगाए, ठीक है ना। ये सारे पैरामीटर लगाए, काउंट लगाया, मीन लगाया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, मीन मिनिमम वैल्यू निकाला, 25% वैल्यू निकाला, 50% वैल्यू निकाला, 75% वैल्यू निकाला, मैक्स वैल्यू निकाला, ठीक है ना। ये सारे वैल्यूज निकाल के मुझे दे दिया कि ये जो रो है इसका, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बता के रखा है कि मेरे जो डाटा सेट है उसमें 1000 रोज है, ठीक है ना। ये तो फिर काउंट निकाल के दे दिया, इसका मतलब ये जो है रोज का काउंट है। अगर तुम सारे डाटा का मीन निकालोगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे इस पूरे कॉलम का, वो कुछ ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मिनिमम वैल्यू देखोगे तो फिर ये है, मतलब ये पूरा जो है इन्फो निकाल के दे देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें डाटा की पहचान होती है। इसीलिए जो डिस्क्राइब है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ नए फंक्शंस के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। अब डिस्क्राइब से मिलता जुलता और एक फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है? सबसे पहले मैं तुम्हें रन करा के दिखा देता हूँ। वो फंक्शन का नाम है इन्फो। ये सेम टू सेम रोल प्ले करता है डिस्क्राइब की तरह, और ये जो है हमें हर एक कॉलम के डिटेल्स के बारे में बताता है कि वो डाटा सेट का जो रोस है वो 1000 एंट्रीज है उसमें, ठीक है ना। और उसका जो रेंज है, इंडेक्स रेंज है, वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 999 तक है। और उसके कॉलम्स के बारे में भी बताता है कि उसके कौन कौन से कॉलम्स है, ये सारे कॉलम्स हमने देख रखे हैं। और साथ ही साथ उसमें कितने वैल्यूज है, क्या क्या उसमें कोई नल वैल्यू है कि नहीं, ये सारा डिटेल जो है वो हमें मिल जाता है। और उन सब का डाटा टाइप क्या है वो भी हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे तुम्हें टोटल डाटा टाइप मिल जाते हैं कि कौन कौन से डाटा टाइप अवेलेबल है और कितने अवेलेबल है। जैसे देखो, इंट 64 का सिर्फ एक ही डाटा टाइप अवेलेबल है, जो कि क्या है? आईडी है। और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड 5 कॉलम्स अवेलेबल है, ठीक है ना। तो फिर इससे हमें एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है डाटा सेट का। अब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले मीन से रिलेटेड बातें की थी, ठीक है ना। अब मान लो मुझे मीन निकालना है, मान लो मुझे हर एक कॉलम से मीन निकालना है, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो अपना वेरिएबल है जिसमें मैंने डाटा सेट को सेव कर रखा है, वो मुझे लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब मुझे एक फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम है मीन। अब देखो, मीन तो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज का ही निकलता है, तो फिर मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? न्यूमेरिक ओनली। और यहाँ पर मुझे ट्रू देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का ही मीन निकालेगा। अगर तुम ऑब्जेक्ट डाटा टाइप का अगर अगर मीन निकालोगे तो फिर ये एरर थ्रो करेगा। इसीलिए हम ये न्यूमेरिक ओनली लिखते हैं। अब जैसे ही मैंने कॉल किया तो फिर एक कमाल की बात हो गई। क्या बात हो गई? देखो, यहाँ पे देख पा रहे हो, सिर्फ एक ही कॉलम का मीन निकला है। क्यों? क्योंकि जो आईडी है वो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये इंट 64 इसका डाटा टाइप है। इसका मतलब ये है, ये इंटीजर है। और जैसे मैंने यहाँ पे लिख के बताया था कि न्यूमेरिक ओनली इज इक्वल्स टू ट्रू, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उनका ही मीन निकालेगा। और बाकी सब कौन से टाइप के थे? ऑब्जेक्ट टाइप के थे, इसलिए उनका मीन इसने नहीं निकाला। अगर मैं ये नहीं लिखता तो फिर ये मुझे एरर थ्रो करता। अगर मैं ये नहीं लिखता तो क्या करता? ये एरर थ्रो करता। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि इसने जो मेरा मीन निकाला है, जो कि क्या है? 500.5, वो क्या सेम है जो डिस्क्राइब ने निकाला था? तो चलो मिला लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि तुम देख पा रहे हो, इसने भी उसी कॉलम का मीन निकाला था, और ये बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी जो था और यहाँ पर जो मैंने मीन निकाल के चेक किया, दोनों वैल्यू सेम है। अब मान लो कि मेरे पास एक ऐसा कंडीशन है, मान लो एक डाटा सेट है, ठीक है ना। अब इतने सारे कॉलम से, अब इस कॉलम का मुझे क्या निकालना है? टोटल निकालना है, सम निकालना है। वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ वो देखेंगे अब। उसके लिए एक बहुत ज्यादा फेमस फंक्शन है, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना।
तो चलो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं हम एक कॉलम का सम निकालना तो अभी दूर का बात है, ठीक है। सबसे पहले हम सिलेक्ट कैसे करेंगे उस कॉलम को, उस पर ध्यान दो। तो जो अपना डाटा सेट है उसको कॉल करेंगे, तो रेस्टोरेंट को कॉल कर लिया। अब मुझे आईडी के कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, आईडी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब यह है कि मैंने आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे उसका क्या चाहिए, सम चाहिए, सारे वैल्यूज का सम चाहिए। तो फिर मैंने सम फंक्शन को कॉल किया और ये सम तुम्हारे आंखों के सामने हाजिर हो चुका है, इतना टोटल वैल्यू होगा, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे कि अभी तुम नए नए पांडा सीख रहे हो तो चीजों को ग्रास्प करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए मैं तुम्हें डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर तुम बाकी वीडियो को देखोगे यूट्यूब पे, वो भगा रहे होंगे, ठीक है ना, मतलब बस फंक्शन को थोड़ा सा इंट्रो देंगे और भगा देंगे। वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि जब मैं सीख रहा था तब मेरे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि मुझे जल्दी जल्दी समझ में नहीं आ रहा था। तो वो मैं होने नहीं देना चाहता, इसीलिए मैं टाइम लगा के समझा रहा हूँ, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना पांडा का वीडियो। अब मान लो मुझे ये जानना है कि मेरे डाटा सेट में कितने रोज है, तो फिर वो मैं कैसे जान सकता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक फंक्शन आता है, और वो फंक्शन क्या है, लेन नाम का फंक्शन है। अब उसके अंदर मुझे अपना डाटा सेट को डालना पड़ेगा, जिसको मैंने स्टोर करके रखा है रेस्टोरेंट नाम के वेरिएबल से। तो जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, वैसे देख पा रहे हो कि मेरे पास आंसर आ गया 1000। और मैंने तुम्हें पहले बता के रखा था कि मेरे जो डाटा सेट है उसमें 1000 रोज है। कितने आसानी से इसने लेंथ निकाल के दे दिया। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम जो नेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हर दूसरे या तीसरे कॉल में हमें इस्तेमाल करना है वो फंक्शन को। तो चलो दिखा देता हूँ वो फंक्शन है क्या। तो वो फंक्शन है हेड नाम से, ठीक है। जैसे ही तुम इसको कॉल करोगे तो ए पहले के 5 रोज को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है ना। जैसे कि हमारा जो डाटा सेट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, हमारा जो डाटा सेट है उसमें 1000 रोज है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो मतलब इतने सारे रोज को हम एक बार तो देख नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हेड फंक्शन को कॉल करते हैं। ये क्या करता है कि ये सिर्फ पहले के 5 रोज को शो करेगा। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हमें कोई नया फंक्शन को कॉल करना है या फिर नया कोई मॉडिफिकेशन करना है, हम हेड को कॉल करते हैं। क्योंकि हेड जो है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाटा को शो करता है, ठीक है ना। अगर मान लो मुझे यहाँ पे 5 नहीं बल्कि 10 रोज चाहिए, 10 रोज मुझे देखना है, तो फिर क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर मुझे 10 लिखना पड़ेगा। वो मैं भी लिख के दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे 10 लिखा, तो फिर यहाँ पे पहले की जो 10 रोज है वो मुझे शो हो गई, ठीक है। अब हेड के जैसे और एक फंक्शन है और उसका नाम है टेल। और देखो जो टेल है वो क्या करता है, वो लास्ट की 5 को शो करेगा। मैं तुम्हें पहले कॉल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि तुम देख पा रहे होंगे, एक नीचे से 5 रोज को शो कर देता है, ठीक है ना। जो हेड करता है वो ऊपर से करता है और जो टेल है वो नीचे से रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें भी मैं कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। अगर मुझे 5 नहीं बल्कि 10 रोज को देखना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा। अब इसको जैसे ही मैं कॉल करूंगा तो फिर ये मुझे 10 रोज शो कर देगा, सिंपल सी बात है। और ये दोनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम रट्टा मार कर रख लो। अब हम जो नेक्स्ट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट के प्रिसाइसली बोलूं तो 2 फंक्शन, वो थोड़े से डिफिकल्ट बोल सकते हो या फिर समझने में थोड़े से मुश्किल आ सकते हैं। तो वो रिप्रेजेंट करने से पहले मैं सबसे पहले एक सीरीज बना लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि उससे आसानी से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर एक सीरीज बना लिया है, ठीक है ना। अब सीरीज में यहाँ पर एक लिस्ट है और यहाँ पर मैंने उन एलिमेंट्स का इंडेक्स डिसाइड कर दिया है पहले से ही, ठीक है ना, वो कौन कौन से इंडेक्स पर होंगे। तो देखो इसको मैं कॉल करता हूँ सबसे पहले। तो जैसे ही मैंने कॉल किया, यहाँ पर इंडेक्स आ गया लेफ्ट साइड में, ये इंडेक्स है। और यहाँ पर मेरे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है ना। अब जो फंक्शन के हम बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम क्या है, मैं पहले ही बता दूं तुम्हें। उनका नाम है लॉक एंड आई लॉक। तो फिर देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लॉक से। तो जो लॉक है वो इनपुट में इंडेक्स लेता है और उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमें देता है।
तो फिर यहाँ पे मैं लिख दूं जो लॉक है वो रेफर करता है किसको, इंडेक्स को, जैसे मैंने अभी बताया। अब इसको मैं तुम्हें रन करके भी दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो जाए। जो मेरा सीरीज का नाम है वो क्या है, एनिमल्स डॉट, यहाँ पे मैं लॉक लिख देता हूँ। अब जब जब भी हम लॉक का इस्तेमाल करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। अब मुझे इंडेक्स 3 पर जो जो एलिमेंट है उन सब का डिटेल चाहिए। तो देखो जब मैं इसको कॉल करूंगा तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे, कुछ एनिमल्स के नाम आ जाएंगे जो जो इंडेक्स 3 पर है, जैसे कि तुम देख पा रहे हो। देखो यहाँ पर तुम अगर देखोगे तो फिर जो डॉग है वो इंडेक्स 3 पर है, और जो स्नेक है वो इंडेक्स 3 पर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था ये जो है वो इंडेक्स है। और यहाँ पर भी अगर तुम देखो सेम जो मैंने बोला, जिन जिन एलिमेंट का नाम मैंने बोला वो सारे एलिमेंट यहाँ पर है। 3 पर डॉग है और 3 पर स्नेक है, वो सारे इसने दे दिए। तो फिर ये जो है वो इंडेक्स को रेफर करता है कि इस इंडेक्स पर जो कि मैंने गिव दिया हुआ है 3, इस इंडेक्स पर जो जो एलिमेंट है वो मुझे रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है ना। और साथ में ये जो है डाटा टाइप भी दे देता है कि वो कौन से टाइप की डाटा है। ये तो हमने देखा लॉक के बारे में। अब हम देखते हैं आई लॉक के बारे में। अब जो आई लॉक है वो रेफर करता है पोजीशन को। मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, तो देखो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। मैं इसको कॉल कर लेता हूँ आई लॉक को। अब आईलॉक में भी हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, मैंने सेम इनपुट लिया है 3। अब जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा तो देखो क्या होता है कि मेरे पास पांडा नाम का एक आउटपुट आ गया। अब ये आउटपुट है क्या वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो देखो जैसे कि मैंने बोला था कि जो आईलॉक है वो पोजीशन को रेफर करता है, ठीक है ना। अब मेरा जो लिस्ट था वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कैट कैट से स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो पोजीशन है वो जीरो है। अब जो डॉग है इसका पोजीशन 1 है, बर्ड जो है इसका पोजीशन 2 है, पांडा जो है इसका पोजीशन 3 और स्नेक जो है इसका पोजीशन 4। तो फिर मैंने किसको कॉल किया था, जो पोजीशन 3 पर है। तो फिर हमने यहाँ पे देखा कि जो पोजीशन 3 है उसमें पांडा नाम का एलिमेंट है। तो फिर इसने क्या किया, पांडा को कॉल कर दिया। ये जो है इंडेक्स से नहीं चलता, ये पोजीशन से चलता है आई लॉग। अब मान लो मुझे ये जानना है कि जो एनिमल सीरीज है उसमें पहले 3 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है वो मुझे जानना है। वो मैं कैसे जान सकता हूँ, तो सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पे स्लाइसिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर स्लाइसिंग नहीं पता है तो मैं मेरा एक पाइथन का सीरीज आने वाला है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आई लॉक को कॉल करूंगा। अब मुझे मैं स्लाइसिंग का इस्तेमाल करूंगा। तो स्लाइसिंग में सबसे पहले हमें स्टार्टिंग इंडेक्स देना पड़ता है, तो मैं वो नहीं दूंगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एंडिंग पोजीशन जो है वो 3 लिख दूंगा। तो मेरे पास स्टार्टिंग से थर्ड पोजीशन तक जो जो एलिमेंट है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो थर्ड पोजीशन है वो इंक्लूड नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा दूं, यहाँ पे सिर्फ 0 जो कि कैट है, 1 जो कि डॉग है और जो 2 जो कि बर्ड है वो आया है। इसका मतलब ये है कि जो 3 है वो इंक्लूड नहीं हुआ, उसको एक्सक्लूड कर दिया। मतलब 0 से 2 तक इसने मुझे पोजीशन शो किया है, ठीक है ना। तो आई होप कि तुम्हें लॉक एंड आई लॉक समझ में आ गया होगा। इसको तुम 2-3 बार खुद प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले दिखाया था कि हम कॉलम कैसे सिलेक्ट करते हैं। मैं फिर से दिखा देता हूँ। मान लो मुझे एक कॉलम सिलेक्ट करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कॉलम कौन कौन से हैं। तो वो कैसे देख सकते थे, मैंने तुम्हें पहले बता के रखा था। मैं देखना चाहता हूँ रेस्टोरेंट में कौन कौन से कॉलम्स हैं। वो मैं कॉलम नाम के एट्रीब्यूट से शो देख सकता हूँ। तो देखा कि मेरे पास ये कॉलम है, आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, कंपनी है, ऑक्यूपेशन है। तो देखो मुझे देखना है कि कॉलम में कौन कौन से वैल्यूज है। वो मुझे कंपनी नाम का जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करना है। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने पहले भी दिखा रखा था, अब भी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने अपना डाटा सेट का नाम लिख दिया, ठीक है ना। अब मुझे अगर कॉलम सिलेक्ट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा जो कि क्या है, कंपनी है। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगा तो देखो मेरे पास पूरा डिटेल इन्फो आ गया है उस कॉलम के बारे में, कि उसका जो इंडेक्स 0 पे
कंपनी का नाम डाइनेज है, फिर वन पे कंपनी का नाम है फलाना है ढिमकाना, ये सब डिटेल आ चुका है, ठीक है ना। जो जो कंपनी का नाम है वो सारा आ चुका है। अब मुझे ये जानना है कि मेरे रेस्टोरेंट में जितने भी लोग आते हैं उनमें से कितने लोग ब्रेन वर्स कंपनी में काम करते हैं, ठीक है ना। मुझे ये जानना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एज ऑलवेज अपना वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। अब उसके अंदर मुझे कंडीशन देना पड़ेगा, और वो कंडीशन कैसे दे सकता हूँ। सबसे पहले मुझे ये कंडीशन देना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैंने कंपनी नाम का कॉलम सिलेक्ट कर दिया। अब मुझे जानना है कि इसमें से कितने लोग वो इस कंपनी में काम करते, तो वो मैं इज इक्वल टू का साइन लगा के शो कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो फिर मैंने देखा कि मेरे जो रेस्टोरेंट है उसमें दो कस्टमर ऐसे आते हैं जो ब्रेन वर्स कंपनी में काम करते हैं, ठीक है ना। और उनका ऑक्यूपेशन भी देख लिया कि वो कौन से पोजीशन पे काम करते हैं, जेंडर क्या है, पूरा डिटेल आ गया। तो फिर इस तरह से हम एक कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस कॉलम में एक पर्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया कि कैसे करते हैं। यहाँ पे हम इज इक्वल्स टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लो मुझे यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो बहुत ही आसान है, तो देखो कैसे कर सकता हूँ। सबसे सबसे पहले डाटा सेट का नाम लिखना पड़ेगा, रेस्टोरेंट। अब मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा कि उस कॉलम का नाम क्या होगा। मुझे एक कॉलम जोड़ना है जिसका नाम होगा सैलरी, ठीक है ना। अब मुझे उसको फिल करना है, तो किससे फिल कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे उसको फिल कर देता हूँ, रेस्टोरेंट ऑफ आई डी डॉट मेन। इसका जो मीन वैल्यू होगा उससे जो सैलरी का कॉलम है वो फिल हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो एक एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं चेक कैसे कर सकता हूँ, चेक करने के लिए मैंने एक फंक्शन बताया था, और वो फंक्शन क्या है, हेड। तो जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो फिर यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक नया कॉलम ऐड हो गया जो कि क्या है, सैलरी, जो पहले नहीं था पर अभी ऐड हो गया है, ठीक है ना। अब देखो, अब एक बहुत ही कमाल की चीज दिखाता हूँ तुम्हें। मान लो मुझे दो कॉलम को कंपेयर करना है, दो कॉलम को एक दूसरे से कंपैरिजन करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए एक फंक्शन प्रोवाइड किया हुआ है जो कि क्या है, क्रॉस टैब के नाम से जाना जाता है। तो क्रॉस टैब में हम दो कॉलम को रखते हैं, और वो दो कॉलम जो है वो एक टेबल फॉर्म करता है। उस टेबल से हम जो है दोनों कॉलम को कंपेयर कर सकते हैं। तो बहुत हो गया थियरी, तो चलो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं कैसे, पीडी, क्योंकि हम पांडा को जो है पीडी के नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो है मुझे इस्तेमाल करना है क्रॉस टैब। अब देखो क्रॉस टैब में क्या क्या चाहिए, वो सारा डिटेल यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पूरा अवेलेबल है, वो सारा तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या मांग रहे हैं, इंडेक्स, कॉलम और वैल्यू, ठीक है ना। हम जो है दो कॉलम दे देंगे इसको। तो देते हैं सबसे पहला कॉलम जो है हम देंगे आईडी का, और जो दूसरा कॉलम है वो क्या दे देंगे, सैलरी का। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर एक टेबल बन चुका है, ठीक है ना। अब इस टेबल से हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो कॉलम देख पा रहे हो, ये कॉलम जो है वो आईडी का कॉलम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सैलरी तो मैंने सबका सेम ही रखा हुआ है, इसी वजह से जो सैलरी है वो सिर्फ एक शो हो रहा है, ठीक है ना। और आईडी जो है वो 1 से 1000 तक शो हो रहा है। अब देखो, हर एक पर्सन का सैलरी जो है वो 500.5 है, जिसका आईडी 1 है उसका सैलरी 505 500.5 है। वैसे सिर्फ एक एलिमेंट है। वैसे ही जिसका इंडेक्स 2 होगा और साथ ही साथ उसका सैलरी 500.5 होगा, वैसा एलिमेंट सिर्फ एक है। इसी तरह से क्योंकि आईडी तो यूनिक है ना, और साथ में सैलरी जो है वो सबका सेम है, इसी वजह से ये जो पूरा रो है वो 1 से भर चुका है। अब मैं अगर ऐसा करूं कि थोड़े से सैलरीज का वैल्यू चेंज कर दूं, तो देखो यहाँ पे मैंने जो इंडेक्स 0 है उसको सिलेक्ट किया, और साथ में उसका जो वैल्यू है उसको चेंज करके 1000 कर दिया। अब सेम टू सेम मैंने इंडेक्स 1 को सिलेक्ट किया और उसका जो वैल्यू है उसको चेंज करके 2000 कर दिया, ठीक है ना।
अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, ये रन हो गया। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखो ये भी रन हो गया, और यहाँ पर जो सैलरीज है वो चेंज हो चुका है। इंडेक्स 0 का जो सैलरी है वो 1000 हो चुका है, और जो इंडेक्स 2 है उसका सैलरी 2000 हो चुका है, ठीक है ना। अब देखो जब मैं इसको फिर से रीरन करूंगा क्रॉस टैब को, क्या होता है तो देख रहे हो यहाँ पर वैल्यूज बढ़ गए। जो कि पहले 5 था, 500.5 था, अब यहाँ पर 1000 और 2000 भी ऐड हो चुका है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैंने जो इंडेक्स 0 का जो सैलरी है वो क्या कर दिया था, 1000 कर दिया था। तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसका जो सैलरी है वो 1000 है, और साथ साथ उसका जो आईडी है वो 1 है, ठीक है ना। और बाकी जो वैल्यूज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही सिर्फ एक कंडीशन हो रहा है, जो यही सिर्फ एक कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो पा रहा है, ठीक है। अब जो सेकंड रो है उस पर अगर गौर फरमाओगे तो देखोगे कि जिसका आईडी 2 है वैसा सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि 2000 का सैलरी रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। और ये सारी कंडीशन फॉल्स है, इसी वजह से ये 0 हो जाएगा। तो आई होप कि तुम्हें क्रॉस टेबल के बारे में आइडिया लग ही गया होगा, ठीक है ना। इसको हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था, ये जो है दो कॉलम को लेता है और उन दोनों कॉलम को कंपेयर करता है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन को। अभी तक हमने जो डाटा है उसको सिर्फ न्यूमेरिक फॉर्म में देखा है, ठीक है ना। वो सिर्फ हमने नंबर के फॉर्म में देखा है। अब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि उसको विजुलाइज करना आसान हो जाए, ठीक है ना। वैसे विजुअलाइजेशन का पूरा वीडियो अभी बनने वाला है, जो कि क्या है, मैट प्लॉट लैब, जो कि एक फेमस लाइब्रेरी है और उसको सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। उस पर एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाला है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि पांडास में हम कैसे प्लॉट करवा सकते हैं। तो देखो हमारे पास सैलरी नाम का एक कॉलम है जो कि क्या है, इंट डाटा टाइप का है। अब तुम्हें आइडिया लग ही गया होगा कि अगर मुझे प्लॉट करवाना है तो इसका मतलब यह है कि जो डाटा टाइप है उसको इंट होना अनिवार्य है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से कॉलम है जिनका डाटा टाइप इंट है, और वो मैं कैसे देख सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास एक एट्रीब्यूट है, वो कहीं भूल तो नहीं गए। उस एट्रीब्यूट का नाम है डी टाइप। तो जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा वैसे ही मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो आईडी है वो इंट 64 टाइप का है, और बाकी सब ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं सैलरी पे नजर फरमाऊं तो फिर ये फ्लोट टाइप का है, और फ्लोट जो है उसको मैं प्लॉट कर सकता हूँ। इसी वजह से मैं सैलरी को प्लॉट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो कैसे कर सकता हूँ, देखो सबसे पहले जो कॉलम को प्लॉट करना है उसको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सिलेक्ट कैसे करते हैं वो मैंने बहुत बार दिखा दिया है तुम्हें, तो आई होप कि तुम्हें ये आता ही होगा सिलेक्ट करना। तो सिलेक्ट इस प्रकार से करते हैं। तो ये मैंने सैलरी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। अब मुझे प्लॉट करना है, और प्लॉट करने के लिए एक फंक्शन पहले से ही आता है, और वो क्या है, प्लॉट। तो जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा ये मेरा सैलरी का जो डाटा है उसको प्लॉट कर देगा। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का आ गया। अब ये ग्राफ इस प्रकार का क्यों आया, क्योंकि देखो जो मेरा इनिशियल डाटा है वो 1000 है, ठीक है ना। 1000 से देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा थिक हो गया है लाइन, यहाँ से थिक होता होता 2000 पर गया है। अब 2000 से मैंने क्या बोला था कि जो सारा जो डाटा है वो मीन है, और मीन कितना था, मीन का जो वैल्यू था वो था 500.5। अब 500.5 कुछ इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे 505 है, ठीक है ना। इसी वजह से एक लाइन बन गया, देख पा रहे हो यहाँ पर एक लाइन बन गया है, क्योंकि जो सैलरी है वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो मेरा डाटा सेट है वो 1000 रो कैरी करता है, इसीलिए यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये 0 से 1000 तक बन चुका है। तो फिर ये हमारा क्या है, ये रोस है। अब ये क्या है, ये तो सैलरी है ना। जो सैलरी है वो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ पर होता है, 2000 पर होता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मैंने जो दिया था सैलरी में
वो क्या था, 2000 था। आई होप कि तुम्हें ये प्लॉट समझ में आ गया होगा। प्लॉट तो समझ में आ गया, ठीक है ना। अब और एक चीज बनाते हैं हम डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो क्या है, हिस्टोग्राम। अब देखो, अगर मैं इसका हिस्टोग्राम बनाऊं तो कैसा दिखेगा, तो चलो देख लेते हैं कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले मुझे सैलरी नाम के कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सिलेक्शन का प्रोसीजर तो मैं तुम्हें पहले ही दिखा दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने जैसे पहले प्लॉट लिखा था, अब क्या लिखना पड़ेगा, हिस्ट, क्योंकि मैं हिस्टोग्राम बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिस्ट। अब ये क्या बना के देगा मुझे, ये बना के देगा हिस्टोग्राम। अब जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, वैसे ही मेरा हिस्टोग्राम बन चुका है। अब इस केस में क्या हुआ है, इस केस में थोड़ा उल्टा सीन बन चुका है। और क्या सीन बना है, इस केस में इस साइड जो है वो रो आ गया है। जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि 0 से 1000 तक वैल्यू जा रहा है। ये क्या है, ये रोज का वैल्यू है। और इस बार जो एक्स एक्सिस है उसमें क्या आ चुका है, उसमें सैलरी का इंफॉर्मेशन आ चुका है, ठीक है ना। तो ये जो है रिवर्स हो गया है। आई होप कि तुम्हें प्लॉट और हिस्टोग्राम बनाना आ गया होगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि हम डाटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ज्यादा एक एसेंशियल पार्ट है। तभी तो हम पांडा को सीख रहे हैं ना, ताकि हम डाटा को मैनिपुलेट कर सके और उस मैनिपुलेटेड डाटा को हम मशीन लर्निंग मॉडल में फिट कर सके। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है ना। तो देखो, मैनिपुलेशन से मतलब क्या है, मेरा मतलब जो डाटा सेट के अंदर एलिमेंट्स है उनको हम चेंज करेंगे, उनसे हम खिलवाड़ करेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं खिलवाड़। अगर आपको याद होगा तो मैंने रेस्टोरेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया था, जिसमें मैंने एक डाटा सेट रखा हुआ था, और वो वेरिएबल क्या, तो उस वेरिएबल को एक बार कॉल कर लिया जाए। और मैंने पहले बता के रखा हुआ है कि अगर मुझे पहले की 5 या 10 रोज को देखना है तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं उसके लिए हेड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे मैं 10 इनपुट दे दूंगा तो ये जो है वो 10 रोज शो कर देगा। तो ये जो है मेरा डाटा सेट है, ठीक है ना। तो देखो, मुझे क्या करना है कि ये जो फर्स्ट नेम देख रहे हो, सबका फर्स्ट नेम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे जोसेफ का जे कैपिटल है, जेनिफर का जे कैपिटल है, रॉजर का आर कैपिटल है, स्टीवन का एस कैपिटल है। तो फिर ये जो कैपिटल लेटर है उनको मुझे चेंज करके क्या कर देना है कि स्मॉल लेटर में कर देना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो। तो अगर मुझे कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में चेंज करना है तो सबसे पहले मुझे वो कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा, और मैंने ये बता कर रखा है कि कॉलम को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं बताओ तुम कमेंट बॉक्स में। तो ये जो है मैंने वो कॉलम सिलेक्ट कर लिया। अगर मुझे कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए एक प्रीडिफाइंड फंक्शन आता है, और उस फंक्शन का नाम क्या है, उस फंक्शन का जो नाम है वो है str, जो किसको रिसेंबल करता है, स्ट्रिंग को, ठीक है ना। अब मैं लिख दूंगा लोअर। इसका मतलब यह है कि वहां पर उस पर्टिकुलर कॉलम में जो कि मैंने ले रखा है, फर्स्ट नेम वाले कॉलम में जितने भी स्ट्रिंग है वो लोअर हो जाएंगे। मतलब उसके जो लेटर है वो सारे के सारे लोअर केस में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। तो देख पा रहे हो, जोसेफ का जो जे है वो स्मॉल लेटर में हो गया है, ठीक है ना। और जेनिफर का भी जे स्मॉल लेटर में, रॉजर का आर स्मॉल लेटर में हो गया। तो इस तरह से हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये तो बस एक ही केस बताया, तो चलो आगे बताता हूँ और डाटा को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक हम जो है वो सब डाटा से डील करते आ रहे हैं जो पूरे फील्ड डाटा है, ठीक है ना। मतलब उसका हर एक कॉलम, हर एक रो जो है वो फील्ड है, ठीक है ना। वो हर एक रो जो है वो फील्ड है और हर एक कॉलम फील्ड है। ऐसे डाटा से हम डील करते आ रहे हैं। पर अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे डाटा दिखाऊंगा जो फिल्ड नहीं हुए होंगे, ठीक है ना। कोई कॉलम या फिर कोई रो जो है, कोई एक पर्टिकुलर सेल फिल नहीं हुआ होगा। मान लो जैसे ये एक डाटा सेट है, ठीक है ना। और मान लो इसका ये जो कॉलम है ये फिल्ड नहीं है, ये एम्प्टी है, और ये वाला सेल जो है वो भी एम्प्टी है। तो अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो देखें तो रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा होता है कि कुछ डाटा जो है
वो फिल नहीं होते हैं, ठीक है ना। मतलब वहां पर एम्प्टी सेल रह जाते हैं, क्योंकि हम आइडियल सिनेरियो से डील नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है ना, हम रियल लाइफ सिनेरियो से डील कर रहे होते हैं। इसी वजह से कुछ सेल जो है वो एम्प्टी रह जाते हैं। तो उन सेल्स को हम कैसे भरेंगे, वो अब देखने जा रहे हैं। और वो जो एम्प्टी सेल रह जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, NaN सेल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिल NaN, ठीक है ना। इस वाले केस के लिए हम एक डाटा सेट का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसमें ऐसे कुछ सेल है जो एम्प्टी है। मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा देता हूँ। तो हम एक कार सेल मिसिंग वाले डाटा सेट को इस्तेमाल करने वाले हैं जिसमें कुछ सेल जो है वो एम्प्टी है। तो चलो इसको हम सबसे पहले इंपोर्ट करवा लेते हैं। और इंपोर्ट कैसे करवाते हैं ये मैंने तुम्हें पहले से ही सिखा रखा है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ कार सेल्स मिसिंग नाम का। अब मुझे अगर इंपोर्ट करवाना है तो कैसे करवा सकता हूँ, उसके लिए एक फंक्शन आता है जिसका नाम क्या है, रीड CSV। अब इसमें मुझे उसका लोकेशन डालना पड़ेगा। तो लोकेशन जो है वो क्या है, तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करवा लिया है। अब तो चलो इसको रन करके दिखाता हूँ ये वाले सेल को। तो ये जो डाटा है ये हमने इंपोर्ट करवा लिया है, ठीक है ना। अब देख पा रहे हो, जैसे देखो ये ऑडोमीटर का जो ये वाला सेल है ये क्या है, NaN है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सेल है वो एम्प्टी है। यहाँ पर भी देख लो ये वाला जो सेल है वो एम्प्टी है। ऐसे देख लो जितने भी NaN है इसका मतलब ये है कि वो सेल एम्प्टी है। और प्राइस का ये जो सेल है वो एम्प्टी है, ये वाला सेल भी एम्प्टी है। मेक का जो 9th रो वाला पहला सेल है वो भी एम्प्टी है। देख पा रहे हो कितने सारे एम्प्टी सेल है। तो जो हमारा रियल वर्ल्ड का डाटा होता है वो भी कुछ इस प्रकार का ही होता है। और ये जो सेल है वो हमें भरना पड़ता है। तो वही मैं दिखाने जा रहा हूँ कि ये सेल को कैसे भर सकते हैं हम। देखो ये जो सेल है इनको भरने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है ना। जो मोस्टली प्रिफर किया जाता है वो क्या है, पाइपलाइन, जो कि हम देखने वाले हैं साइकिट लर्न वाले वीडियो में। तो जो पाइपलाइन है वो तो हम साइकिट लर्न वाले वीडियो में सीखेंगे, पर इस वाले वीडियो में हम कैसे इनसे डील कर सकते हैं। तो इनसे डील करने के लिए हम अभी दो तरीके अपनाएंगे। पहला तो ये है कि हम इनको भर देंगे, और वो कैसे भरेंगे वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। या फिर क्या कर सकते हैं कि हम इनको ड्रॉप कर सकते हैं। अगर मैंने ऐसा किया तो फिर ये जो पूरा रो है ये पूरा रो ही हट जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा रो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जहां जहां NaN है वो पूरा का पूरा रो जो है वो डिलीट हो जाएगा। और इस केस में कुछ गिने चुनिंदे ही रो बचेंगे। तो ये दोनों हम केस देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं हम कैसे फिल और ड्रॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक कर लेते हैं कि हर एक कॉलम में कितने मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है ना। वो कैसे चेक कर सकते हैं, तो देखो उसके लिए एक फंक्शन आता है इज NA। और अगर मुझे सबका सम निकालना है तो उसके लिए एक फंक्शन आता है सम। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो क्या होता है। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे इसने मुझे कुछ आउटपुट दिया है मेक। और यहाँ पर मेक के सामने 1 दे दिया है। इसका मतलब ये है कि जो मेक वाले कॉलम में सिर्फ एक ऐसा सेल है जो एम्प्टी है, और कलर वाले कॉलम में सिर्फ एक ऐसा सेल है जो एम्प्टी है। ऑडोमीटर वाले कॉलम में 4 ऐसे सेल है जो एम्प्टी है। डोर्स वाले कॉलम में सिर्फ एक ऐसा सेल है जो एम्प्टी है। और प्राइस वाले कॉलम में सिर्फ 2 एम्प्टी सेल है, ठीक है ना। और यहाँ पे डाटा टाइप भी दे दिया सबका, जो क्या है int 64 है। मतलब सारे के सारे जो डाटा है वो इंटीजर टाइप के है, ठीक है ना। तो देखो अगर मुझे फिल करना है तो कैसे फिल कर सकता हूँ। तो देखो अगर मुझे ऑडोमीटर वाले कॉलम में जितने भी NaN वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि जितने भी एम्प्टी सेल है वो अगर मुझे फिल करना है तो कैसे फिल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले ऑडोमीटर वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया जाए। ये हमने ऑडोमीटर वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर मुझे NaN वाले सेल को फिल करना है तो उसके लिए एक फंक्शन आता है fill NA। उसको हम कॉल करेंगे, ठीक है ना। और किस वैल्यू से फिल करेंगे वो हमें देना है। तो जो ऑडोमीटर का सबका मीन होगा उतने से हम जितने भी एम्प्टी सेल है उनको फिल कर देंगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो देखो हम ऑडोमीटर वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। अब इसका हम मीन निकाल देंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने ये किया तो जब हम इस सेल को अब रन करेंगे, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी कि यहाँ पर किलोमीटर नहीं आना था, ठीक है ना। ऑडोमीटर के साथ सिर्फ ऑडोमीटर है। तो जब हम इस सेल को रन करेंगे
तो देखो यहाँ पर एक वैल्यू आ गया। इसका मतलब यह है कि जितने भी सेल थे वो सारे के सारे फिल हो चुके हैं, और जो जो एम्प्टी सेल थे वो मीन वैल्यू से फिल हो चुका है। जैसे कि तुम देख पा रहे हो, ये वाला जो वैल्यू है जो सेकेंड रो पर है, ठीक है ना, और जो फिफ्थ रो पे वैल्यू है, जो सिक्स्थ रो पे वैल्यू है, वो सारे सेम है, क्योंकि जो मीन निकला था उससे हमने फिल कर दिया है वैल्यूज को। इसीलिए ये वैल्यूज जो है वो सेम दिख रहे हैं। पर यहाँ पर एक कैच है, और वो कैच क्या है? जैसे मैंने फिल तो कर दिया है, तुम्हें लग रहा है कि फिल हो गया है, पर असली में फिल नहीं हुआ है। अगर मैं इसको फिर से कॉल करूं तो देख रहे हो एन एन वैल्यू है, मतलब अभी तक ये भरा नहीं है। अगर मुझे इसको अपडेट कर देना है, अगर मुझे इस डाटा सेट को अपडेट करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे यहाँ पर इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू लिखना पड़ेगा। अगर मैं ये कर देता हूँ तो ये इसका गारंटी दे देता है कि ये जो डाटा सेट है वो अपडेट हो जाएगा। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ, साथ ही साथ इसको भी रन करके दिखा देता हूँ। तो देखो, जो ऑडोमीटर का पूरा कॉलम है वो भर चुका है। क्यों भरा? क्योंकि हमने जो है इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया था, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी देखा कि हम फिल कैसे कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ड्रॉप कर देंगे एन एन वैल्यू को। तो ड्रॉप अगर कर देंगे तो जितने भी एन एन वैल्यू है उसका जो पूरा रो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो चलो दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं हम इसको। हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले अपना जो वेरिएबल है उसको कॉल करो। अब इसमें जो एक फंक्शन लगता है, और वो फंक्शन क्या है? ड्रॉप एन ए। जब इस फंक्शन को तुम कॉल करोगे तो देखो, ये हमारा डाटा सेट आ गया, ठीक है ना। जितने भी एन एन वैल्यू है वो सारे हट चुके हैं। हमारे पास सिर्फ एक 6 कॉलम बचे हुए हैं। देख रहे हो, जितने, अगर एक भी सेल में एन एन का वैल्यू होगा, उसका जो पूरा रो है वो कैंसिल हो जाता है जब हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और क्या तरीका है जिससे हम डाटा सेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं? तो देखो, अगर मुझे एक नया कॉलम बनाना है, ये मेरा डाटा सेट है, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे और एक कॉलम बनाना है कि हर एक गाड़ी ने टोटल कितना फ्यूल इस्तेमाल किया है। वो मैं कैसे बना सकता हूँ वो दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, और वो दो तरीके क्या है? अगर मुझे यहाँ पर और एक नया कॉलम ऐड करना है तो इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं इसको लिस्ट की मदद से ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। पाइथन में लिस्ट होता है, ठीक है ना, उसके मदद से मैं ऐड कर सकता हूँ, या फिर जो मैंने तुम्हें सीरीज दिखाया था उसके मदद से मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मैं दोनों तरीके दिखाऊंगा कि कैसे मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कि दोनों तरीके से हम कैसे ऐड कर सकते हैं एक नया कॉलम। जो मुझे कॉलम ऐड करना है, उस कॉलम को मुझे सबसे पहले नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल फ्यूल, और इसका क्वांटिटी जो होगा वो लीटर में होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखा दूं कि तुम सीरीज के मदद से कैसे ऐड कर सकते हो एक नया कॉलम। तो जो मैं कॉलम बनाना चाहता हूँ वो टोटल फ्यूल का बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्यूल। अब आई होप कि तुम्हें भूल नहीं गए होंगे कि सीरीज कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे मैं आर्बिट्रेरी वैल्यू दे देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कितने वैल्यू दिए रखे हैं? 6 वैल्यू दे रखे हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पे जो है 10 कॉलम्स है। तो इसका मतलब ये है कि पहले की जो 6 रोज है उसमें 6 वैल्यूज ऐड हो जाएंगे, और बाकी के जो रो बच गए उसमें एन एन वैल्यू जुड़ जाएगा। तो चलो देखते हैं कि कैसा होता है, ठीक है ना। ये तो अगर मुझे एक नया कॉलम बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ? देखो, सबसे पहले मुझे डाटा सेट का नाम चाहिए होगा, डाटा सेट के वेरिएबल का नाम चाहिए होगा, और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट मुझे एक नया नाम डालना है, ठीक है ना। और स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे उस कॉलम का नाम डालना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल फ्यूल इन लीटर्स। अब जो मैंने सीरीज बनाया था वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो चलो इसको रन करके दिखाता हूँ कि कैसा हो दिखता है ये। तो देखो, जैसे कि मैंने बोला था, पहले का जो 6 रोज है उसमें वैल्यूज आ गए, और जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट है उसमें क्या आ गया? एन एन वैल्यूज आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कोई भी एक नया कॉलम को ऐड कर सकते हैं किसी भी डाटा सेट में।
तो चलो अब हम देखते हैं कि लिस्ट से कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग लिस्ट। तो लिस्ट जो है वो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ और लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से नोट करते हैं, ठीक है ना। अब मान लो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 वैल्यूज लिखूं तो क्या होगा। तो चलो करके देखते हैं वैसा। और मैं एक नया कॉलम बना लेता हूँ और उस कॉलम का जो नाम होगा वो क्या होगा, मान लो उस कॉलम का नाम है टोटल फ्यूल यूजिंग लिस्ट। इसमें जो लिस्ट हमने बनाया था वो डाल देता हूँ। तो जब हम इसको रन करेंगे तो क्या देखेंगे कि एक एरर आ गया, क्योंकि ये जो लेंथ है वो मैच नहीं कर रहा है। जो लिस्ट का लेंथ है, जो फ्यूल मैंने लिस्ट बनाया था उसका जो लेंथ है वो क्या है, 3 है। और जो हमारा डाटा सेट है उसका जो लेंथ है वो कितना है, 10 है। तो ये दोनों जो है आपस में मैच नहीं कर रहे, इसी वजह से ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है। अब मैं अगर इस फ्यूल को 10 नंबर से इनिशियलाइज कर दूं तो देखो क्या होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने फ्यूल्स में 10 वैल्यूज दे दिए हैं, क्योंकि जो कार सेल्स मिसिंग है उसमें 10 रोज है, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको कॉल करूं तो क्या होता है, देखो सारे के सारे जो वैल्यूज है वो हर एक रो में आ चुके हैं। तो इस तरह से हम लिस्ट और सीरीज के मदद से एक नया कॉलम को ऐड कर सकते हैं किसी भी डाटा सेट में। अब मान लो मुझे ये वाला जो कॉलम है ये मुझे पसंद नहीं आया। ये वाला जो कॉलम है इसको मुझे हटाना है, ठीक है ना, इसको मुझे कैंसिल करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए एक फंक्शन आता है जिसका नाम क्या है, ड्रॉप। तो जब मैं ड्रॉप का इस्तेमाल करूंगा ये वाला जो कॉलम है ये हट जाएगा। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने तुम्हें एक एनालॉजी दिया था डाटा फ्रेम का कि कॉलम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सिस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये मत भूलना, क्योंकि ड्रॉप में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जैसे ही मैंने बोला था मुझे एक कॉलम को ड्रॉप करना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम एक कॉलम को ड्रॉप। तो सबसे पहले मैंने डाटा सेट को बुला लिया। अब उसके ड्रॉप करने के लिए एक हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है ड्रॉप। अब इसमें मुझे स्ट्रिंग में उस कॉलम का नाम चाहिए जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मुझे ये वाला नाम चाहिए, टोटल फ्यूल यूजिंग लिस्ट। और जैसे मैंने बोला था कि कॉलम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सिस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक्सिस 1 लिख दिया। अब देखो, अब मैं जैसे ही इसको कॉल करूंगा तो हमारा जो कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। जो टोटल फ्यूल यूजिंग लिस्ट था वो वाला कॉलम हट चुका है, जैसे तुम देख पा रहे हो टोटल फ्यूल तक ही है, ठीक है ना। जो ये वाला एक्स्ट्रा कॉलम था वो हट चुका है। तो इस तरह से हम कोई भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम जो अगला चीज देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग मॉडल में डाटा को फिट कराने के लिए, और वो क्या है कि हम डाटा को शफलिंग करना सीखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डाटा है वो एक ऑर्डर मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम इस डाटा को शफल कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कि हम इस डाटा को शफल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शफल ऑफ डाटा। हमारे पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम क्या है, सैंपल। तो चलो देखते हैं कि हम कैसे शफलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही एज ऑलवेज डाटा सेट का वेरिएबल का नाम जो हमें शफल करने में मदद करता है, उस फंक्शन का जो नाम है वो क्या है, सैंपल। अब यहाँ पर हम एक पैरामीटर डालते हैं। अगर तुम इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हो तो देखो, यहाँ पर हम एक पैरामीटर डालते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या है, फ्रैक्शन। ये वाला पैरामीटर हमें डालना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, फ्रैक इज इक्वल्स टू 1। जब हमने ये कर दिया तो फिर देखो, अब अगर हम इस सेल को रन करेंगे तो बस इस इंडेक्स पे नजर फरमाओ। जैसे तुम देख पा रहे हो जो इंडेक्स है वो शफल हो चुका है। पहले जो है वो 8 से स्टार्ट हो रहा है, 8 9 2 0 7 5। इसका मतलब यह है कि ये कोई भी ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कोई भी ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा है। तो हमने डाटा को शफल कर दिया। अब देखो,
हमने डाटा को क्या कर दिया, शफल कर दिया, पर मुझे इंडेक्सिंग जो है वापसी से जीरो से करना है, 0 1 2 3, मुझे ऐसा इंडेक्सिंग करना है, ठीक है ना। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी एक फंक्शन आता है। तो उस फंक्शन के बारे में अब हम जानने जा रहे हैं। तो देखो, अब हम इंडेक्स को रीसेट कैसे कर सकते हैं। तो जिस फंक्शन को अब हम इस्तेमाल करेंगे वो फंक्शन का नाम ही है रीसेट इंडेक्स। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया रीसेट इंडेक्स। तो वही सेम काम की वेरिएबल को कॉल करो, उस पे फंक्शन लगाओ। फंक्शन क्या है, रीसेट इंडेक्स। जब इसको अब हम कॉल करेंगे तो देखो कि जो हमारा जो डाटा सेट का इंडेक्स है वो क्या हो गया है, वो वापस से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो देख रहे हो जो इंडेक्सिंग है वो वापसी से जीरो से स्टार्ट हो गया। इसका मतलब यह है कि जो इंडेक्सिंग है वो रिस्टार्ट हो गया है। अब अगर तुम इस डाटा सेट पे ध्यान से देखोगे तो हमारे पास दो इंडेक्स बन चुका है जो हम नहीं चाहते। तो मैंने तुम्हें पहले ही सिखा के रखा है कि तुम इसको कैसे हटा सकते हो। तो ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुम्हें ये वाला जो इंडेक्स बना है, ये वाला जो इंडेक्स बना है इसको तुम्हें हटाना है। तो मैं तुम्हारा होमवर्क लिख देता हूँ, रिमूव द एडिशनल इंडेक्स, ठीक है ना। जो नया वाला इंडेक्स बना है, जो दो दो इंडेक्स बन चुके हैं, उसको तुम्हें हटाना है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। और इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो खत्म होता है। और अगर तुम्हें सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, कोई चीज समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, तो यहाँ पर पांडा का एक डॉक्यूमेंटेशन आता है, ठीक है ना। तो इस डॉक्यूमेंटेशन में तुम आके अपने सारे जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हें यूजर गाइड, डेवलपर गाइड सब मिल जाएगा तुम्हें। तो यहाँ पे तुम अपने जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने तुम्हें इतना तो सिखा दिया कि डे टू डे लाइफ में जो बेसिक पांडा का इस्तेमाल होता है वो आसानी से कर सकते हो। इससे तुम एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, इतना कैपेबल हो चुके हो तुम। और अगर तुम्हें बहुत ही इंस्टेंट हेल्प चाहिए तो VS कोड बहुत ही ज़्यादा मददफुल है। बस तुम्हें इस पे हॉवर करना है और ये तुम्हें सारा का सारा जो डिटेल है वो बता देगा। जैसे कि अगर मैंने रीसेट इंडेक्स पे हॉवर किया तो ये बता देगा कि ये जो है रीसेट करता है इंडेक्स को, ठीक है ना। ये पूरा जो डिटेल है वो दे देगा और पैरामीटर क्या क्या काम करते हैं, सब हर एक डिटेल जो है वो तुम्हें दे देगा। तुम इसका पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इधर ही बैठे बैठे पढ़ सकते हो। और अगर तुम यहाँ पर देखना चाहते हो कि ये क्या क्या इनपुट लेता है तो ये तुम बहुत आसानी से देख सकते हो। तो ये तुम्हें बता देगा कि ये क्या क्या इनपुट लेता है, ठीक है ना। ये सारे जो इनपुट है वो लेता है। तो इस तरह से बहुत सारे हेल्पफुल रिसोर्सेस है वो तुम यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया तुम डॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे मेन बात कि तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम भूल जाओगे, सिंपल सी बात है। तो तुम्हें हर दिन कम से कम आधा घंटा तो इस पे देना ही है। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और आगे आने वाले टाइम में मैं पूरा सीरीज बनाने वाला हूँ मशीन लर्निंग के ऊपर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना जो मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड हो। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।